Now, to those concerns that have been raised by the Prime Minister and the External Affairs Minister, that is being dismissed by the US envoy. The US ambassador, speaking exclusively to Times Now, has been saying that has dismissed those allegations of foreign meddling or influence, saying that nobody can actually meddle with the ongoing elections taking place in India. Absolutely not. It wouldn't be the first time Russia tries to spin something differently, but nothing and no country, no matter what they say, can get in between the strength of the relationship and the growing partnership of the United States and India. I mean, talk to the average Indian on the street, they know it. Talk to the average American now. 1 in 4 Americans has been treated by a doctor of Indian origin. We have 1.4 million Indians who have come to the United States and now are leading Fortune 500 companies, some of the most important global companies in the world. So we know what that warmth is. Nobody's interfering in people's elections. What we are saying is we have principles together as democracies and as diverse populations that I think we share those values together. Well, there is another development because we've accessed crucial details of a systemic campaign to peddle misinformation, hate and a biased narrative regarding elections in India. This includes a virulent bot campaign originating from Pakistan. Social media handles have been identified, and so have the handles that have perpetuated India anti-India hashtags. Microsoft has also flagged off a purported thread originating from China to influence India's इलेक्शन यूजिंग एआई। और यहीं पर अगर पश्चिमी मीडिया के बारे में भी बात की जाए तो वहां पर इस तरह की कवरेज दी जा रही है भारत में चल रहे चुनावों की कि आखिरकार यहां पर सेक्टेरियन स्ट्राइफ है और यहां पर एंटी मोदी बायस है, उसको लेकर जिस तरह से आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आखिरकार प्रदीप, यही सामने तस्वीर बनती है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ग्रो कर रहा है, भारत विकास की तरफ आगे हुए जाता हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है अगर लोकतंत्र की बात की जाए। लेकिन ये बात किसी लोगों को या कुछ देशों को शायद अब हजम नहीं हो रही। बिल्कुल आपने सही कहा कि वेस्टर्न कंट्री को बिल्कुल हजम इसलिए नहीं हो रहा, जैसे कि जयशंकर ने कहा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, पिछले 200 वर्ष से वो यही करते आए हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करते आए हैं। जैसे 19 और 20वीं सेंचुरी हमने देखा कि ये वेस्ट की थी, लेकिन 21वीं सदी जो है वो रेस्ट की है, यानी कि जिसमें भारत भी आता है। और हमने देखा कि पिछले 10 वर्ष में हमारे भारत की एक ऐसी लीडरशिप रही है जिन्होंने इंडिया फर्स्ट देखा, इंडिया का अपना देखा है कि जो भारत के लिए अच्छा होगा वही उन्होंने कहा और सुना है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की कोशिश रही है कि वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करें। यही एक वजह है कि हमने देखा कि वेस्टर्न मीडिया पे लगातार ऐसे लेख छप रहे हैं जिसमें एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें एरिस्टोक्रेटिक बताया जा रहा है, उस नेता को एरिस्टोक्रेटिक बताया जा रहा है जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जिसका करिश्मा लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ कभी ईवीएम की बात की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये ईवीएम का नैरेटिव कहां से आता है, जो ईवीएम का बहाना जो हम बात करते हैं ये कहां से आता है। ये देखिए वेस्टर्न मीडिया में चलता है और हमारे यहाँ पे नेता कुछ अपोजिशन के उसको उठाने शुरू कर देते हैं, उस पर शोरगुल करने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री ने सही कहा, जो ये 4 जून के बाद ये जो भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप ये मर जाएगा, ये नैरेटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद उन्हें भी अपनी हैसियत पता चल जाएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी में आखिरकार जो है लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उनका नेता हो। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमने देखा, चाहे यूक्रेन वॉर जब हुई तो वेस्ट कंट्री चाहती थी कि भारत पूरी तरह से उनके समर्थन में रहे, लेकिन भारत ने वेस्ट के साथ भी खड़ा रहा, लेकिन रशिया के साथ भी अपने रिश्ते बरकरार रखे। उन्होंने कहा कि एनर्जी हमें वहां से चाहिए क्योंकि हमें वहां सस्ती पड़ती है। और कई बार एस जयशंकर ने इसके बारे में बताया। और यही अपनी जो पोजीशनिंग है इंडिया अब जिस तरीके से क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम अगर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस की बात की जाए, because Ankit, it seems there is a concerted effort to influence the ongoing elections in India. I'm just going to go through this report accessed by Pradeep Datta. Now, here is a sentiment analysis of what is being perpetuated online about the elections in India. Ankit, just coming back to you, your audio isn't clear, but जो फिलहाल बात जो की जा रही है, जहां तक प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा गया कि कोशिशें हो रही है, कोशिशें बाहर से की जा रही हैं, कोशिशें ये भी हो जा रही हैं कि माहौल को किस तरीके से बिगाड़ा जाए, लेकिन उन्हें विश्वास है, अपने भारतीयों पर विश्वास है, अपने देश पर विश्वास है, जितनी जनता पर विश्वास है, ये कहते हुए कि सारा जितना ये शोर जो हो रहा है, जो इंटरफेरेंस की जो कोशिश की जा रही है, वो 4 जून को खत्म हो जाएगा। यस अंकित। So I'm going to read this report accessed by Pradeep Datta. Here you
you see a sentiment analysis about what is originating online from abroad about the elections in India. 76% of the coverage is negative. Now, what is this coverage? From Pakistan, you have a Pak ISI proxy, a so-called youth organization trending a hashtag "No place for traitors in Kashmir." All of these accounts have been flagged. Here are the various posts. They're all very similar looking, and this report details exactly which these handles are. Many of them are linked to handles that are already blocked in India. Here you see virulent coverage, all of the same type, about Indian politicians in Kashmir, all anti-India. Then you move on, and I'm just going to go through a few headlines here. These are by now reputed media outlets. Modi's elections or dictator Aladdin's Olympics. This has been peddled by a Qatar-owned prominent news network abroad. Again, here you see a characteristic telltale sign of bot attacks, where the same kind of story, the same kind of image, the same kind of post is being pushed at the same time by multiple handles. Here you have all of these various posts, they're listed. Again, Pradeep Datta has accessed this report. Right. Let's see some more headlines, Amita. Will India's election be free and fair? They're questioning the freedom and fairness in the world's largest democratic exercise. The very prominent US publication asks, or it doesn't ask, it gives a verdict. It says, Modi's temple of lies. No guesses on which temple it's referring to. Another small one here, Modi calls Muslims infiltrators who would take India's wealth. There's a debate also ongoing in India. Another headline, Modi's India is where global democracy dies. This is the kind of headline that's being peddled by probably the most wanted news outlet in the US. Another UK outlet says, The Guardian's view on India's election, fixing a win by outlawing dissent damages democracy. As India goes to the polls, can democracy deliver a better life for all of its people? Right. The most prominent financial daily in the world is India's BJP, the world's most ruthlessly efficient political party. So this is the kind of headlining, by prominent news organizations, and we've shown you the bot attacks by Pakistan-sponsored handles. And it goes on and on. It's quite a lengthy document that we are talking about, but these are the concerted efforts or attempts that are now being made to influence elections in India. But as the Prime Minister said in his mega exclusive interview to Times Network, all of this will go silent once the results come out on the 4th of June. Ankit, thank you very much. Pradeep, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. You're watching Times Now. We will be back after a short break.